स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम अपने लास्ट लेक्चर में क्या था, कमर्शियल बैंक्स के तक। कमर्शियल बैंक्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह समझा दिया था, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। और अब हम करने जा रहे हैं उनकी टाइप से ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक से, कि कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं। सबसे पहले अब कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स होते कौन सी हैं, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के बेसिस पर चलते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के बेसिस पर चलते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के बेसिस पर चलते हैं। उसी तरह कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के बेसिस पर चलते हैं, राइट। जिसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो बैंक्स इस एक्ट के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं उन बैंक्स को अपने कस्टमर्स को जो है क्रेडिट फैसिलिटीज, यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज मीनिंग एवरी काइंड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी लाइक कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट और कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी जो कि हमें बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं, वो एवरी टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी बैंक्स जो है जो इस एक्ट के थ्रू चल रहे हैं, इस एक्ट के बेसिस पर चल रहे हैं, वो बैंक्स हर टाइप की क्रेडिट फैसिलिटी को चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड कराते हैं, राइट। सो दे प्रोवाइड, इसका सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, दे प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज एट चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर ये अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करवाते हैं। ये हो गए इसके 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट इसका कौन सा हो सकता है, अब यहाँ पर बात की गई है चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर हो सकता है, जिन लोगों की इनकम लो होती है, और ज़्यादा लो वाले इनकम वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही होते हैं। इसलिए जो चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट है ज़्यादातर वो रूरल एरियाज़ में होते हैं, तो जो चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रूरल एरियाज़ में ही ज़्यादा प्रमोट करता है रूरल क्रेडिट को, ठीक है, क्योंकि उनकी इनकम थोड़ी माइनर होती है, कम होती है। दे प्रमोट, तो थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, दे प्रमोट रूरल क्रेडिट। अब रूरल क्रेडिट की बात करें तो रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा कौन सा एज अ बिजनेस चीज़ है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास है, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर को अपना आगे बढ़ाने के लिए जो वहाँ के रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो रूरल क्रेडिट लेते हैं, उन बैंक से क्रेडिट फैसिलिटीज़ लेते हैं एट अ चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो किस चीज़ को बढ़ाने के लिए वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ लेते हैं, एग्रीकल्चर को। तो दैट इज, इट मीन्स हियर दैट इज एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग, राइट। कि एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए रूरल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के लिए रूरल क्रेडिट को वो प्रमोट करते हैं। रूरल क्रेडिट कहाँ से आता है, एट द चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों, उन लोगों की रूरल एरियाज के लोगों की इनकम को ध्यान में रखते हुए। और ये कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से एक्ट के बेसिस पर चलते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के बेसिस पर, राइट। अब हम करेंगे थर्ड टाइप ऑफ बैंक्स। Commercial banks we have done in the last lecture. Cooperative banks, hope so you have cleared now. The third is specialized banks. So now we are going to talk about the specialized banks. स्पेशलाइज्ड बैंक्स कौन से होते हैं, जो भी हमारे पास हम देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स और इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स and any these kind of banks like export import banks, जो कि बिजनेस की स्पेसिफिक या यूनिक एक्टिविटीज को कैटरिंग कर रहे हैं, वो बैंक्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं। तो कौन से बैंक्स इनके अंडर आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, etc. come under
स्पेशलाइज्ड बैंक्स के अंडर आते हैं। अब देखिए ऐसे बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, इनका स्पेशल पर्पस ही ये है सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज, इनका सिर्फ काम ही फॉरेन एक्सचेंज के लिए है। फॉरेन एक्सचेंज ना हो तो ये बैंक ही ना होंगे, तो इनका पर्पस ही जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का है, राइट। अब इनका पर्पस जो फॉरेन एक्सचेंज का है इसलिए इन्हें फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स कहा जाता है, क्योंकि इनका पर्पस एक यूनिक ही है, यूनिक पर्पस, दे हैव ओनली फॉरेन एक्सचेंज बैंक, राइट, सो देयर पर्पस इज यूनिक। अब अगर उनका पर्पस जो है वो यूनिक है या स्पेशल पर्पस है तो इसलिए ये स्पेशलाइज्ड बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह डेवलपमेंट बैंक्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स हैं, यानी कि इनका पर्पस एक ही है और जिनका एक यूनिक पर्पस होता है वो स्पेशलाइज्ड बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो आई होप आपको इसके मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो इनका एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, ये इसका हो गया फर्स्ट पॉइंट कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स एटसेट्रा विच केटर टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द यूनिक एक्टिविटीज आर come under specialized banks, right। एंड सेकेंड पॉइंट इज जो ये बैंक्स होते हैं ये फाइनेंशियली जो है बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, बिजनेस की जो हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं कई बिजनेसेस के, राइट, तो उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हैवी ट्रंकी प्रोजेक्ट्स और यू कैन से इंडस्ट्रीज वगैरह के, जो मतलब कि उन बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस को जो पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं तो वो इन बैंक्स की मदद से कर सकते हैं, राइट। सो दे प्रोवाइड फाइनेंशियल एड और फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडस्ट्रीज and heavy trunky projects या फॉरेन ट्रेड और एटसेट्रा, इन चीज़ों को ये फाइनेंशियल सपोर्ट कह लो या फाइनेंशियल एड कह लो प्रोवाइड करवाते हैं। सो ये था स्पेशलाइज्ड बैंक्स के बारे में। अब हम बात करें तो नेक्स्ट कम्स सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द लास्ट एंड द फोर्थ टाइप ऑफ द टाइप्स ऑफ बैंक। सेंट्रल बैंक्स कौन से होते हैं? अब ये जो सारे एक कंट्री में छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, जैसे एक कंट्री है हमारे पास तो कंट्री में बहुत सारे बैंक्स होते हैं। जैसे अभी हमने बात करी है सिर्फ 4 टाइप्स के बैंक्स की, जिसमें से अभी हम 3 के बारे में बात कर चुके हैं और चौथी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर के होते हैं, राइट। तो बहुत सारे बैंक्स होते हैं, इन सब के अलग अलग रूल्स थोड़ी ना होंगे। अगर अलग अलग रूल्स होंगे ना तो ये सभी बस अपना अपना बेनिफिट ही सोचेंगे, और अगर ये अपना अपना बेनिफिट ही सोचेंगे तो फिर जो कस्टमर है उनको तो कहीं पर बेनिफिट मिल नहीं पाएगा, राइट। तो इसीलिए इन सब की फंक्शनिंग को जो कंट्रोल करने वाला एक बैंक बनाया गया है। इन सभी बैंक्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल जो करता है वो कौन सा बैंक है? कंट्री के सभी बैंक्स की, एवरी बैंक, प्राइवेट, पब्लिक, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, स्पेशल, एवरी काइंड ऑफ बैंक को जो कंट्रोल करता है वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है ये एक कंट्री का एक ही बैंक होता है, राइट। अब यहाँ पर हमारी जो कंट्री है इंडिया के बारे में हम बात करें तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं, SBI, PNB, HDFC, ICI, कोटक महिंद्रा, जम्मू एंड कश्मीर एटसेट्रा। बहुत सारे बैंक्स जो हमारे पास हैं, तो इन बैंक्स को एक सेंट्रल बैंक जो है इनकी फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखता है इनको, और उसी के बैंक्स के रूल्स के बेसिस पर सभी बैंक्स को चलना पड़ता है। अब यहाँ पर वो जो बैंक है वो है RBI। RBI here is the short abbreviation for Reserve बैंक ऑफ इंडिया।
तो रिजर्व बैंक जो ऑफ इंडिया जो है ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके होते हैं कि जैसे अब आरटीजीएस है, एनईएफटी है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ फंड ट्रांसफ़र। तो वो जो बैंक्स जो हैं ये एक फ़ी चार्ज करते हैं आरटीजीएस के लिए या एनईएफटी के लिए, ठीक है। तो वो जो जैसे अब इनके रूल्स कैसे होते हैं कि वो जो फ़ी है मैक्सिमम फ़ी आरबीआई एक सेलेक्ट कर देता है कि मैक्सिममली आप 1000 रुपीज़ आरटीजीएस के लिए चार्ज कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। इससे कम हाँ कोई भी बैंक ले सकता है। एक बैंक है वो 1000 लेता है, कोई बैंक है वो 500 में ही कर देता है, तो कोई बैंक है वो 800 में करते हैं। तो इट वेरीज, पर मैक्सिममली वो 1000 तक के जा सकते हैं। इस तरह के रूल्स आरबीआई जो है वो बनाता है, फ्रेम करता है सभी बैंक्स की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो था ये था हमारे टाइप